हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी क्लास 7 चैप्टर 1 ऑन इक्वालिटी। तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इंडिया क्या है? इंडिया में डेमोक्रेसी है। जैसा कि हमने पढ़ा क्लास 6 बुक में, पिछले जितने लेक्चर हमने किए, ठीक है, क्लास 6। तो हमने देखा की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन विच द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू विच दे मेक डिसीजन, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमने देखा कि की एलिमेंट क्या होता है, जिसमें इंक्लूडेड है पीपल पार्टिसिपेट कैसे करते हैं थ्रू द पार्टिसिपेशन। हम लोग देखते हैं वोट डालते हैं, ठीक है, वोट उनके पास अधिकार होता है वोट डालने, जिससे कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। अदर मीन्स भी है पार्टिसिपेशन का। अगर मान लिया जाए कोई भी गवर्नमेंट जो होती है, अगर ऐसा डिसीजन या ऐसा एक्शन ले लेती है जो वहाँ के कम्युनिटी के लिए अच्छा नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, वो अपना डिसअप्रूव जताते हैं थ्रू द ऑर्गेनाइजिंग रैलीज पोजेशन एंड अदर मीन्स। इस तरीके से भी पीपल है जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिसीजन में अपने आप को पार्टिसिपेट करती है। अगर मान लो कोई भी कंफ्लिक्ट हो जाता है तो उसका रिजोल्यूशन कैसे होगा? एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस, जैसा कि हमने देखा था, इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल। अगर कोई भी सोसाइटी में अगर इनइक्वालिटीज है, इसका मतलब उस सोसाइटी में क्या चाहिए? जस्टिस चाहिए, ठीक है। और जस्टिस तभी मिल सकती है जब इक्वालिटी आए तब। तो इसलिए बोलते हैं कि इक्वालिटी और जस्टिस जो कि एक इनसेपरेबल है, जो कि हमने क्लास 6 के बुक में हमने पढ़ा था। अब बात करते हैं इक्वालिटी है जो कि की फीचर है डेमोक्रेसी का। की फीचर है क्या? डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करता है ऑल एस्पेक्ट ऑल पार्ट ऑफ इट्स फंक्शनिंग, ठीक है। जो डेमोक्रेटिक एक फंक्शन है, डेमोक्रेसी एक फंक्शन है, ठीक है, जिसमें कि हर पार्ट को ये क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है इक्वालिटी, ठीक है। इक्वालिटी इट मीन्स जस्टिस, ठीक है। आप जब तक इक्वालिटी नहीं दोगे तब तक सभी जितने भी कम्युनिटी के यहाँ लोग हैं, जितने जितने भी कास्ट के हैं, जितने भी रिलीजियस के हैं, अदर अदर डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं, ठीक है, कल्चरल बैकग्राउंड के हैं, तब तक आप इक्वालिटी कैसे इंश्योर कर सकते हो? तो यहाँ पर भाई इन दिस चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वालिटी के और इलेबोरेट करेंगे इक्वालिटी क्या होती है। जो हमारा मेन क्वेश्चन अब अराइज होता है, ये होता क्या है? व्हाट इट इज। इक्वालिटी होती क्या है? व्हाट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? डेमोक्रेसी में अगर इक्वालिटी हर पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी में जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, हर पार्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। तो इसे हम इस चैप्टर में इलोबरेट करने वाले। वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया। क्या हर कोई इक्वल है? इंडिया में हर कोई क्या है? इक्वल है कि नहीं है? इसको हम लोग देखने वाले। लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट द कांता स्टोरी। तो हम लोग एक कांता स्टोरी के, हम लोग कांता का एक स्टोरी है, उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत कोई जो है एक लाइन मान लो यहाँ पर वोट डाला जा रहा है, ठीक है। आज वोट वोट डालने का दिन है, आज इलेक्शन है। थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव को वो चुनेंगे, जिससे कि वो रिप्रेजेंटेटिव इन्हीं लोगों के ध्यान में रखकर वो डिसीजन लेंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि लाइन में खड़े हैं, वो अपना बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनका बारी आएगा और वो वोट डालेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट जो कि कल्चरल डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, डिफरेंट प्रोफेशनल के लोग हैं जो कि लाइन में खड़े हैं। यहाँ पर देखो सब लाइन पे खड़े हैं। तो कोई आर्टिसन है, कोई हाउस वाइफ है, कोई कंसल्टेंट है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई मीडिया पर्सन है, अनएम्प्लॉयड भी है, और एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो सभी को सभी अपने क्या है, एक लाइन में एक कतार में खड़े हैं। यहाँ पर आपको कांता देवी भी दिखेगी, ठीक है, जो कि डोमेस्टिक वर्कर है। सभी एक लाइन में खड़े हैं। तो इसमें क्या है? इक्वालिटी ऑफ वोट है। इक्वालिटी ऑफ वोट मतलब कि यहाँ पर जो है वोट डाला जा रहा है, इसमें कोई भी मतभेद नहीं किया जा रहा है कि आप कैसे भी बैकग्राउंड से आए हो, सबको यहाँ पर क्या है? इक्वल है, ठीक है। तो यही चीज को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट। इलेक्शन के दिन क्या है? कांता और उनकी फ्रेंड जो कि सुजाता है, वो वेटिंग कर रहे हैं कि कब वो अपना वोट को डालें। अब
सुजाता और कांता में बात होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वो बोलती इजंट इट गुड सुजा दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। तो ये अच्छा ही है जैसा कि हर कोई अपना वोट को यूज कर रहा है, और ये जो है वी कैन ऑल वोट इक्वल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, हम सभी एक इक्वल सिटीजन है अपने कंट्री में। इवन जैन साहब जो कि कांता जिनके यहाँ काम करती है, ठीक है ना, वो भी लाइन में खड़े हैं, ठीक है। तो ये सुनकर वो बोली सही है। अब इसके आगे क्या होता है कि कांता का बारी आता है, वो अंदर जाती है और अंदर जाकर अपना वोट को कास्ट कर देती है, जो भी उनको यहाँ पर जो भी वो कैंडिडेट को चाहती है कि वो उनको प्रॉमिस किया है कि वो क्या करेंगे, वाटर पाइपलाइन को उस एरिया तक लाएंगे। तो कांता ने इस सुझाव को याद रखते हुए उसने अपना वोट दे दिया उस कैंडिडेट को। अब बात करते आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो उसके साहब थे, जो मतलब कि मालिक था, वो गाड़ी में बैठकर चल गया। तो अब इसके बाद क्या होता है, गुड़िया हैज बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हॉस्पिटल। तो यहाँ पर क्या होता है, उसकी बेटी जो कांता की बेटी होती है उसको फीवर हो जाता है, और उसको मतलब कि उसके पास पैसे भी नहीं होते कि वो जाकर दिखाए। तो इसके लिए क्या होता है, अपना वो साहब का घर में जाएगी और वहां पर वो जाके कुछ एडवांस पैसे मांगेगी। तो इसके बाद फिर वो जाती है काम करने के लिए। अब इसके बाद देखती है कांता मतलब रास्ते में कि वहां पर जितने भी बस्ती होते हैं वो कभी भी साफ नहीं किए जाते और बहुत ही ज्यादा गंदे होते हैं। अब यहाँ पर जब वो कांता पहुंचती है अपने साहब के घर, तो वहां पर उसकी मालकिन बोलती है कि कॉर्नर को भी अच्छे से साफ करना। तो इसके बाद जब काम खत्म हो जाता है तो कांता जो होती है वो अपने एडवांस मांगती है। तो इसमें मतलब कि उसकी मैम बोलती है कि इसको हैबिट नहीं बनाना, ठीक ना, ये हर बार ऐसा नहीं कि तुम एडवांस मांगो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कांता को एडवांस मिल जाता है। अब बात ये तो एक क्या हुआ, कहानी हुआ, स्टोरी हुआ। अब स्टोरी में क्या है, अब आगे हम लोग चलते हैं, बात करते हैं। देखो अब स्टोरी स्टार्ट हुआ था, कांता जो कि एक लाइन में खड़ी थी अपना कास्ट मतलब वोट डालने के लिए। अब फिर क्या हुआ कि जब लुक अगेन एट द प्रीवियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन द लाइन विथ हर, कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर अशोक जैन एंड छोटे लाल। तो कांता जब रिकॉग्नाइज की उसने देखा कि जो वो क्या एक एम्प्लॉयर है और उसके जो जो जिनके यहाँ वो काम करती है वो भी क्या है लाइन में खड़े हैं। तो इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, जैसे कि हमारा इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, हर ऑल अडल्ट जितने भी मतलब कि अडल्ट हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर, वो कोई भी मतलब रिलीजन को फॉलो करते हैं या फिर कितने वो पढ़े लिखे हैं, वो कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो रिच है या पुअर है, इससे कोई मतलब नहीं है। सभी को इक्वल राइट से वोट डालने का, ठीक है। वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, कैसे भी कास्ट से आए हो, वो रिच हो या पुअर हो, सभी को क्या है अधिकार है वोट डालने का। तो इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपका ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री का, ठीक है। अब द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस, जब हम बात करते हैं आइडिया क्या है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस में, ये आइडिया है कि इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी, इक्वालिटी मीन जस्टिस, ठीक है। बिकॉज इट स्टेट दैट, ये बोलता है कि एवरी एडल्ट, ठीक है, उस कंट्री में, ठीक है, जो कि इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, वो कितना धनी है, वो किस कम्युनिटी से आता है, वो तो सभी को क्या है हक है वोट डालने का, हैज वन वोट, ठीक है। अब किसी को ये नहीं है कि कोई वो बहुत अमीर है तो उससे ज्यादा वोट डालने का अधिकार है, उसके पास 2 वोट डाल सकता है, ऐसा कुछ नहीं। वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, वो कितना भी अमीर हो, सब कोई को एक वोट डालने का अधिकार है। कांता जो कि एक्साइटेड थी वोट डालने के लिए और हैप्पी इसलिए थी, वो बहुत खुश थी कि सभी क्या है इक्वल है एक दूसरे के, बट बिकॉज सभी के क्या है, सभी का अपना एक वोट है। पर जैसे ही दिन गुजरता है तो कांता बिकम लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस इक्वालिटी रियली मीन्स। जैसे जैसे दिन बीतते जाता है तो उससे अपना जो पहले वो बहुत खुश थी, एक्साइटेड थी कि सभी क्या इक्वल है, सभी को एक वोट है, तो इक्वालिटी यहाँ पर उसको दिख रहा था, पर धीरे धीरे वो लेस सर्टेन हो जाती है, ठीक है। जिससे कि वो फिर से रियलाइज करती है क्या इक्वालिटी रियली मतलब एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा कांता को क्यों लगा, लेट टेक अ लुक एट वो उनका हर डेली जो लाइफ के बारे में है, उनके लाइफ में वो देखते हैं।
देखो कांता रहती है स्लम हाउस में, ठीक है, बहुत ही स्लम है, वहां पर उन घर के पीछे ही से नाला बहता है। अब उसकी डॉटर जो उसकी बेटी होती है वो बीमार पड़ जाती है और उसके पास इतना मतलब कि शी कैन नॉट टेक इमिडिएटली ऑफ फ्रॉम द वर्क बिकॉज सी नीड बोरो मनी। तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि उसे तुरंत मतलब कि हॉस्पिटल में जाके उसे चेकअप करवा सके। तो इसके लिए क्या होता है, वो जहां पर काम करती है वहां पर जाके उसको बोरो करना पड़ता है, उधार में पैसे लेने पड़ते हैं हर एम्प्लॉयर टू गेट हर चाइल्ड टू द डॉक्टर, ठीक है, जिससे कि अपना वो मतलब अपने बेटी का इलाज करवा सके। अब उसका काम भी क्या है, उसका काम है डोमेस्टिक हेल्प करना, टायर अब इसके बाद वो दिन भर काम करती है और काम करके वो फिर क्या करती है, वो मतलब पैसे बोरो करती है और फिर स्टार्ट कर देती है। अब वो उसका बहुत थक जाती है, के बाद भी वो क्या करती है, अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन, तो उसे एक लंबे लाइन में फिर से खड़ा होना पड़ता है इन द फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होना पड़ता है। is unlike the one in the morning because most of the people standing in it are poor। देखो सभी को सभी मतलब कि वहां पर जितने भी लाइन में थे वो सभी के सभी क्या थे, पुअर थे। अब यहाँ पर चलता है जस्ट फ्यू मोर मिनट बेटी, तो इसमें अपने बेटी को बोलती है कि कुछ देर और रुक जाओ। जैन मैडम एंड जैन साहब मे स्टैंड इन लाइन टू वोट बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। तो ये सोचती है, कांता सोचती है कि देखो जब हम वोट डाल रहे थे तो वो दोनों एक लाइन में खड़े थे, इक्वालिटी ऑफ इक्वालिटी क्या था, वोट डालने में इक्वालिटी थे, हर कोई को अपना एक वोट है। अब पर जब बात आती है कि जब हेल्थ इशू पे आती है तो कभी भी उनको रुकना नहीं पड़ता है, ठीक है। जब भी उनके बच्चे को बीमार होते हैं तो उन्हें कभी भी इतना लंबा लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता है, तो ये अपना माइंड में सोचती है। अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी, अब हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। कांता जो कि बहुत सारे लोगों में वो जो कि डोमेस्टिक वर्क करती है इंडिया में, ठीक है ना, डोमेस्टिक वर्क जैसे कि जो अब बात करते हैं जो कांता है, बहुत सारे पीपल है जो कि डेमोक्रेटिक इंडिया में रह रहे, हु हैव राइट टू वोट, जिसके पास अपना एक वोट है, बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन बहुत ही ज्यादा दूर है, फार फ्रॉम इक्वल, ठीक है। आपने तो राइट टू वोट दे दिया, आप इक्वल है बिफोर द डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको राइट टू वोट दिया गया, बट जब हम बात करते हैं डेली लिविंग के, डेली लिविंग रोजमर्रा की जिंदगी में बात करें, उनका कंडीशन जो है कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द पुअर बीइंग पुअर, सिर्फ वो पुअर नहीं है, वो गरीब नहीं है, वो बहुत इंडिया इन पीपुल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वे, ठीक है। तो इंडिया में जो लोग होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वे में इनइक्वालिटी को एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर व्हाट दिस मीन टू रीडिंग टू स्टोरी, जैसे कि यहाँ पर हम दो स्टोरी को पढ़ने वाले हैं, जिसमें यहाँ पर आपको रियल इंसिडेंट्स है जहाँ पर पीपुल जो कि लाइफ बताता है कि कैसे इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रहा है इंडिया में। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर कास्ट सिस्टम एक इनइक्वालिटी का एक जीता जागता है, मतलब कि इनइक्वालिटीज है जो कि कॉमन फॉर्म है। इफ यू लिव इन द रूरल इंडिया, जैसे कि आप अगर गांव में रहेगा तो योर कास्ट आइडेंटिफाइज समथिंग दैट यू आर प्रोबेबली लर्न एंड एक्सपीरियंस वेरी यंग। तो आप इसको महसूस किए होगे जब आप बहुत ही यंग होगे, तो कास्ट आइडेंटिटी को आप महसूस किए होगे कि आपका कास्ट क्या है, और उससे आपको पता चला होगा कि कैसे ये वर्क करता है, एक आपको मतलब आइडेंटिटी जो कि कास्ट सिस्टम में दिखता है, और आप अपने एक्सपीरियंस किए होगे बहुत ही जब यंग होगे तब। पर आप जैसे ही अर्बन एरिया में आ जाते हो, अर्बन इंडिया में मतलब शहरी में आ जाते हो, तो पीपुल नो मतलब कि लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। तो आप सोचते हो कि वहां पर जो जितने भी लोग होते हैं वो मतलब कि कास्ट पे बिलीव नहीं करते हैं। बट जब हम देखते हैं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, वहां पर जो लीडिंग है मैट्रिमोनियल का ऐड दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि कितना इंपॉर्टेंट इशू है कि ये कास्ट सिस्टम जो कि अभी भी कंटिन्यू है, और हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस में भी पीपुल्स के लोगों के दिमाग में अभी भी ये चलता आ रहा है। नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द दलित चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल। तो अब हम लोग एक स्टोरी पढ़ते हैं जिसमें एक्सपीरियंस करेंगे कि कैसे उस दलित एक चाइल्ड होता है वो अपने स्कूल में क्या क्या एक्सपीरियंस करता है। हम लोग जैसे कि पहले ही पढ़ चुके हैं दलित, जो कि क्लास 6 बुक में दलित जिसका टर्म होता है तो कॉल्ड द लोअर कास्ट को बोलते हैं, एंड यूज टू एड्रेस देमसेल्फ।
तो हम लोग उसको उनको मतलब कि एड्रेस करने के लिए, उनको बुलाने के लिए हम लोग लोअर कास्ट बोलते हैं। जैसे कि दलित मीन्स ब्रोकन होता है। बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वेयर, ठीक है। तो मतलब वो कैसे ये चीज को लोअर कास्ट पॉइंटिंग करते हैं, एंड कंटिन्यू बी एंड सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और उनके खिलाफ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन वो फेस करते हैं। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि फेमस दलित राइटर है, ठीक है, वो अपने बायोग्राफी में लिखते हैं जूठन में कि जब मैं बैठा, जब जब मतलब आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर इन द क्लासरूम, जितने भी मतलब वहां पे बच्चे बैठे हुए थे मैं उन सभी से दूर बैठा था, ठीक है। एंड टू ऑन द फ्लोर, ठीक है, जो कि बहुत फ्लोर पर भी बैठा था। अब वहां का जो मैट था वो जहां पे मैं बैठा था वहां पर वो नहीं था, मतलब वो पहले ही खत्म हो जाता था जितने बच्चे बैठे थे। मैं जमीन पर, मतलब कि जमीन पर मतलब कुछ बिछा हुआ नहीं रहता था, तो मैं उस पर बैठता था। अब समटाइम जो कि मैं मतलब कि इतना दूर बैठता था कि सभी के पीछे बैठता था, और मैं इतने पीछे बैठता था जो कि डोर के सामने होता था। अब समटाइम्स जो कि सभी लोग मुझे मारते थे बिना कोई रीजन के। एंड व्हेन ही, जब वो 4 क्लास में थे तो उनके हेडमास्टर उनसे पूछते उनको बोले ओम प्रकाश को कि जाओ स्कूल में झाड़ू मारो, प्लेग्राउंड में, स्कूल और प्लेग्राउंड दोनों में। तो वो लिखते हैं कि प्लेग्राउंड जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, और मेरा इतना मतलब कि शरीर मतलब कि इतना मैं कि फिजिकली नहीं था कि मैं उसे हैंडल कर सकूं और उस सभी स्कूल और प्लेग्राउंड को साफ कर सकूं। पर मुझे करना पड़ा, जिसके कारण क्या, मेरा बैक जो कि मतलब बैक था वो उसमें पेन आना स्टार्ट हो गया, और मेरा फेस जो कि पूरा डस्ट से भर चुका था, डस्ट जो मेरे मुंह के अंदर भी घुस चुका था। अब क्या था कि अदर चिल्ड्रन जो कि मेरे क्लास में थे वो पढ़ रहे थे और मैं यहाँ पर झाड़ू दे रहा था। हेडमास्टर जो कि क्लासरूम में बैठे थे वो मुझे ही देख रहे थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, मुझे ये भी अलाउ नहीं था कि मैं एक गिलास पानी भी पी सकूं। एंड आई सर्व द होल डे, मैं उस दिन क्या हुआ, उस दिन मैं पूरा दिन ही झाड़ू मारता रहा। फ्रॉम द डोर एंड विंडो ऑफ द स्कूल रूम, डोर और विंडो से सभी के सभी जितने भी वहाँ के आंखें थे, मतलब जैसे टीचर के और जितने भी लड़के थे सब मुझे टकटका कर देख रहे थे। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डे। ऐसा ही मतलब कुछ दिन तक चलता रहा, मैं दिन भर झाड़ू मारता रहा। अब एक दिन क्या होता है, ये तब खत्म होता है जब मेरे फादर जो कि वहां पर से गुजर रहे थे, तब वो मुझे देखते हैं कि मैं स्कूल में झाड़ू मार रहा हूँ और बाकी सब बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। इससे क्या होता है, वो टीचर पे जाकर वो मतलब कि बहस करते हैं, और मुझे वहां से मेरे हाथ को पकड़ के वहां से चले जाते हैं, और टीचर को लाउडली बोलते हैं कि यू आर ए टीचर, तुम एक टीचर हो और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आई एम लिविंग नाउ, मैं अभी जा रहा हूं, बट ये याद रखना कि ये जो ओम प्रकाश है यह यहीं पर पढ़ेगा और यही स्कूल में पढ़ेगा, और इसके जैसे और भी बच्चे अब आएंगे। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हम देख सकते हैं कि कैसे बच्चों की उसको डिग्निटी को हार्म पहुंच रहा है। अब बात करते हैं सेकेंड स्टोरी की, जो कि बेस्ड है इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन द इंडियन लार्जर सिटी, जो कि इंडिया के लार्जर सिटी है। कॉमन प्रैक्टिस इन द मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पर जो कि एक मिस्टर अंसारी होते हैं, ठीक है, वो एक अपार्टमेंट खोजते हैं रेंट के लिए। तो उन्होंने एक हायर किया एक प्रॉपर्टी डीलर को, ठीक है। अब उनके पास इतना मनी था कि उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं था कि वो रेंट को चुका सके, ठीक है, उनके पास इनफ मनी था। अब प्रॉपर्टी डीलर को कुछ रेंट मालूम था कि कहाँ पर खोजना थी, तो उन्होंने बताया कि उनके पास कुछ अपार्टमेंट का डिटेल है, उनके पास अवेलेबल है रेंट के लिए। तो वो क्या करते हैं, वहां पर जाते हैं, फर्स्ट अपार्टमेंट में जाते हैं। अंसारी जो कि मतलब वो को रेंट चाहिए, उसे उस प्लेस मतलब वो बहुत अच्छा मतलब डिसाइड कर लेता है कि वो अपार्टमेंट को, फर्स्ट अपार्टमेंट देखता है वो डिसाइड कर लेता है कि इस अपार्टमेंट को लेना है। बट वो जो लैंड लेडी होती है, जैसे ही उनका नाम सुनती है तो वो एक्सक्यूज मतलब बहाने बनाना स्टार्ट कर देती है, और वो बोलती है कि मैं रेंट पे नहीं दे सकती हाउस को, जो कोई भी मतलब मीट कोई खाता हो या बनाता हो, ठीक है, बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियल रेजिस्टेंस।
तो जैसे लैंड लेडी ने बोला कि इस बिल्डिंग में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि नॉन वेजिटेरियन है, सभी वेजिटेरियन यहाँ पर रहते हैं। बट जो कि अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर, वो बहुत ही सरप्राइज था ये सुनकर, क्योंकि बगल में ही यहाँ पर स्मेल आ रही थी फिश का, जो कि नाइबर में ही हाउस में बन रहा था। अब ऐसा ही एक्सक्यूज बाकी सब जगह रिपीट होने लगा, जैसे कि सेकेंड और थर्ड अपार्टमेंट जैसे ही प्रॉपर्टी डीलर वो ले जाता है। फाइनली प्रॉपर्टी डीलर बोलता है उन्हें कि आप अपना नाम को चेंज कर लीजिए और अपने आप को बोलिए मिस्टर एंड मिसेस कुमार, ठीक है। तो मिस्टर मिसेस अंसारी को बोलते हैं कि आप क्या करो, आप अपना नाम को चेंज कर लो और अपने आप को बोलो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। तो अंसारी तुरंत रिलेक्टेंट होकर बोलता है कि वो डिसाइड करता है कि वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं ऐसा करूंगा, और वो डिसाइड करता है कि चलो कुछ और अपार्टमेंट को देखा जाए। इन द एंड 1 महीना उसे लग गया, ठीक है, अपार्टमेंट खोजने में, जिससे पहले कि एक लेडी बोलती है कि वो अपार्टमेंट देने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं डिग्निटी की, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। अब you have understood by now that the caste we are born into, the religious we practice and the class background we come from। तो आप अभी तक ये समझ चुके हो कि कौन जिस कास्ट में आप जन्म लेते हो, जिस रिलीजन में आप प्रैक्टिस करते हो, जिस रिलीजन को प्रैक्टिस करते हो, जिस क्लास बैकग्राउंड से आप आते हो, वो सभी के आप या मेल हो या फीमेल हो, ये सभी के सभी जो होते हैं वो आपको डिटरमाइन करते हैं कि वाई पीपुल आर ट्रीटेड अनइक्वल, क्यों लोग दूसरे लोग होते हैं जो कि सम पीपुल जो होते हैं ट्रीट करते अनइक्वल दूसरे को। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारीज जो कि ट्रीट किए गए अनइक्वल, क्यों? क्योंकि उनका जो बेसिक ऑफ डिफरेंस था वो कास्ट था और रिलीजन था, ठीक है। जो कि वाल्मीकि उसका कास्ट लोअर कास्ट का था, दलित था, इसीलिए बाकी सब जितने भी बच्चे थे और उसके जो टीचर थे उसने जो डिस्क्रिमिनेट किया, ठीक है, एक जो दलित लड़के से, और जो अंसारी था, ठीक है, एज अ रिलीजन, ठीक है, उसको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला। जब कोई ऐसे पर्सन जो होते लोग होते जब ट्रीट करते अनइक्वली, तो उनका डिग्निटी जो होता है वायलेट करता है, ठीक है, उनका जो वायलेट करता है। अब इसका डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश एंड वाल्मीकि Om Prakash Valmiki and the Ansari was violated because of the way they were treated। तो दोनों का जो डिग्निटी थी दोनों को वायलेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके साथ जो व्यवहार किया गया वो सही नहीं था। बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेक हिम स्वीप द स्कूल। तो मतलब सिर्फ उसी को क्यों चुना गया? एक क्लास में बहुत सारे बच्चे थे, ठीक है, सिर्फ वाल्मीकि को ही चुना किया क्योंकि वो एक दलित लड़का था, लोअर कास्ट से बिलोंग करता था, इसीलिए उसे मतलब स्कूल में झाड़ू बोला गया कि तुम झाड़ू दो। और बिकॉज ऑफ हिज कास्ट ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूलमेट्स एंड टीचर जो कि हर्ट करे उसका डिग्निटी, बहुत बुरी तरीके से उनका डिग्निटी को हर्ट करते हैं और उसको फील करवा देते हैं कि तुम जो हो लेस इक्वल हो देन ऑल द अदर स्टूडेंट इन द स्कूल। मतलब तुम इक्वल नहीं हो बाकी के स्कूलमेट से, बाकी के साथियों जितने भी तुम्हारे साथ पढ़ रहे, तुम इक्वल नहीं हो, ठीक है। बीइंग अ चाइल्ड, एक बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि उस टाइम कुछ नहीं कर पाया, उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाया। एंड जो कि उसके फादर जो थे, जो कि अपने बच्चे को जब देखते हैं कि वो उनका बच्चा जब स्वीप कर रहा है, झाड़ू दे रहा है, तो वो बहुत ही ज्यादा एंग्री हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अनइक्वल ट्रीटमेंट उनको देखने को मिला और कन्फर्टेड द टीचर। अब क्या होता है कि अंसारी डिग्निटी वेयर आल्सो हर्ट बिकॉज व्हेन पीपल रिफ्यूज, जब लोग उनको रिफ्यूज कर रहे थे कि अपार्टमेंट देने से, रेंट देने से, तो तब प्रॉपर्टी डीलर ने क्या किया? प्रॉपर्टी डीलर ने सजेस्ट किया कि आप अपना नाम को चेंज कर लीजिए। इससे क्या हुआ कि उसका डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट, जो कि सेल्फ रिस्पेक्ट था उसका, मतलब कि डिग्निटी था, तो वो उसको रिफ्यूज कर दिया, ठीक ना। तो उसने इस सजेशन को मानने से मना कर दिया, ठीक है। तो ओम प्रकाश और अंसारी डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। तो ओम प्रकाश और अंसारी दोनों ही मतलब ये डिजर्व नहीं कर रहे थे कि उनको ऐसा ट्रीट मिले, मतलब कि ऐसा व्यवहार उनके साथ हो। दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स।
वो सेम रिस्पेक्ट और सेम डिग्निटी मतलब कि के हकदार थे, जो कि सभी को जैसा सभी को इक्वल ट्रीट किया जाता है। अब बात करते हैं इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, रिकॉग्नाइज करता है कि हर कोई जो इंसान है इस मतलब कि एज ए वो सभी क्या है, इक्वल है। इसका मतलब यह कि एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल, कोई भी यहाँ पर इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल भी है कंट्री में, या तो वो मेल इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन, बिलोंग फ्रॉम ऑल कास्ट, जैसे कि वो कोई भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, ट्राइब का हो, एजुकेशनल एंड रीजनल इकोनॉमिक बैकग्राउंड का हो, रिकॉग्नाइज एज इक्वल। तो वो सभी के सभी क्या है, इक्वल है। दिस इज नॉट से दैट द इनइक्वालिटी चीज टू एग्जिस्ट। तो सिर्फ ऐसा कहने से ही इनइक्वालिटी मतलब कि खत्म नहीं हो जाती, इट डजंट, बट एटलीस्ट मतलब कम से कम ये तो है कि डेमोक्रेटिक इंडिया में ये प्रिंसिपल है कि इक्वालिटी टू ऑल पर्सन को रिकॉग्नाइज किया गया है। वाइल अर्लियर, जैसे कि पहले क्या होता था, जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तो ऐसा कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था जो कि प्रोटेक्ट करे लोगों को डिस्क्रिमिनेशन होने से और इल ट्रीटमेंट गलत व्यवहार होने से रोक सके। Now there are several that work to see the people are treated with dignity and as equal। तो कुछ ऐसे मतलब लोग हैं जो सेवरल ऑर्गेनाइजेशन है जो लोग देखते हैं कि सभी को सभी इक्वल ट्रीटमेंट मिले, इक्वल डिग्निटी वो महसूस करे और इक्वल सभी से इक्वल हो। दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो इक्वालिटी जो इंक्लूड है वो कुछ प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कुछ ऐसे प्रोविजन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि रिकॉग्नाइज करता है इक्वालिटी को। तो फर्स्ट जो है दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। तो सभी कोई जितने भी यहाँ पर इतने जितने पर्सन है, ठीक है, सभी के सभी इक्वल है बिफोर द लॉ। लॉ के सभी के लॉ के सामने सब क्या है, इक्वल है। अब बात करते हैं व्हाट दिस मीन इज दैट एवरी पर्सन। यहाँ पर जो मतलब कि एवरी पर्सन जो यहाँ पर यूज किया गया है, इसका मतलब क्या है, इसको देखते हैं। फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता, ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट से लेकर जो एक डोमेस्टिक वर्कर एक कांता है, ठीक है, सभी को एक सेम रूल को लॉ को मानना पड़ेगा। सेकेंड जो बात करता है नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। कोई भी ऐसा पर्सन को भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस, किस बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। तो उन इस बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कोई भी किसी भी इंसान के साथ। थर्ड एवरी पर्सन हैज ए एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप एंड मार्केट। ठीक है, कोई भी पर्सन हो, ठीक है, एवरी पर्सन जो कि मतलब कि वो हर प्लेस को एक्सेस कर सकता है, जैसे कि पब्लिक प्लेस हो गया, ठीक है, इंक्लूडिंग जैसे कि आपका प्लेग्राउंड हो गया, होटल हो गया, शॉप हो गया, मार्केट हो गया। ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल, ठीक है, जो पब्लिकली अवेलेबल होता है, जैसे गवर्नमेंटल होता है, वेल हो गया, कुआं हो गया, रोड हो गया, बाथिंग घाट्स हो गया। फोर्थ, अब देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ जो कि अनटचेबिलिटी जो भी था उसे एबॉलिश कर दिया गया। The two way in which the government has tried to implement the equality that is granted in the constitution is the first। देखो दो ऐसा तरीका है जिससे कि गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कि वो इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट कर सके और जिससे कि जो कि ग्रांटेड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फर्स्ट जो तरीका थ्रू द लॉ से, एंड सेकेंड थ्रू द गवर्नमेंट प्रोग्राम और स्कीम से। ठीक है, तो एक तो पहला है कि इक्वल बिफोर लॉ, सब कोई क्या है, समान है एक लॉ से। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट भी ट्राई करती है कि कोई इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट किया जाए जो कि ग्रांटेड किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट जो कि जिससे हेल्प मिले डिसएडवांटेज कम्युनिटी को। ठीक है, जो गवर्नमेंट जितने भी स्कीम चलाती है, प्रोग्राम चलाती है, जिससे कि हेल्प मिले डिसएडवांटेज कम्युनिटीज को। अब बात करते हैं सेवरल लॉ जो इंडिया में प्रोटेक्ट करता है एवरी पर्सन राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। ठीक है, तो ये सब जितने भी बहुत सारे ऐसे लॉ भी है, सेवरल लॉ, जो कि प्रोटेक्ट करता है एवरी पर्सन जो भी इस कंट्री में रह रहे हैं उनको
treat equally. In addition to the law, government has also set up several scheme, बहुत सारे ऐसे स्कीम हैं जो कि इम्प्रूव कर रहे हैं लाइफ ऑफ द कम्युनिटी और इंडिविजुअल हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरी। बहुत जो सेवरल सेंचुरी से जो भी कम्युनिटी या इंडिविजुअल है, ठीक है, उससे बाय द स्कीम, कुछ स्कीम के द्वारा उनके लाइफ को इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। दीज स्कीम्स आर, जो कि ये स्कीम इंश्योर करता है कि ग्रेटर अपॉर्चुनिटी मिले, जो भी लोग मतलब कि वो पास्ट में उन्हें जो चीज़ नहीं मिला उन चीज़ों में भी उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके। वन ऑफ द स्टेप जो कि लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा इंक्लूड मिड डे मील, ठीक है, मिड डे मील जो कि स्कीम थे उसमें क्या किया जाता है, ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में कि प्रोवाइड चिल्ड्रन हु कुक्ड लंच, ठीक है। तो चिल्ड्रन लोग को, बच्चों लोग को कुक्ड लंच प्रोवाइड किया गया था। तमिलनाडु जो कि पहला स्टेट है इंडिया का जो इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था। एंड इन 2000 अब क्या था, 2001 में सुप्रीम कोर्ट बाकी सभी स्टेट गवर्नमेंट से बोलता है कि आप भी इस प्रोग्राम को चालू कीजिए, जिससे विद इन द 6 मंथ, ठीक है, 6 महीने के अंदर भी आपको इस प्रोग्राम स्कीम को आपको अपने स्टेट में लागू करना होगा। बाकी स्टेट में ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था, ठीक है। अब क्या था, ये जो प्रोग्राम है मैं इसका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट हम सोसाइटी में देखने को मिला। जैसे कि दिस इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर, जितने भी गरीब बच्चे थे वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में इनरोल करना स्टार्ट कर दिए, रोज़ स्कूल अटेंड करते थे, ठीक है, अटेंड करना स्टार्ट कर दिए। अब बात के जो टीचर रिपोर्ट करते थे कि अर्लियर, पहले क्या होता था कि जब ये मिड डे मील स्कीम से पहले क्या हुआ करता था, जो भी बच्चे घर जाते थे लंच करने के लिए वो फिर वापस लौट कर स्कूल नहीं आते थे, ठीक है। बट जब से मिड डे मील जब से स्टार्ट हुआ है, स्कूल में प्रोवाइड किया जाने लगा है, इससे क्या रहा, अटेंडेंस भी क्या रहा, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब उनकी मदर जो रहती, जो कि पहले इंटरप्ट होती थी, जब भी वो काम में रहती थी तो उन्हें बच्चों को खिलाने के लिए घर आना पड़ता था। नो लॉन्गर नीड टू डू सो, तो ठीक है, जो भी मतलब इंटरप्टेड वर्क, अपना वर्क को छोड़कर अपने बच्चों को खिलाने के लिए घर में आना पड़ता था, अब ऐसा नहीं करना पड़ता क्योंकि मिड डे मील स्कीम के चलते। अब क्या है कि दिस प्रोग्राम ऑल्सो हैव द रिड्यूस कास्ट प्रीजुडाइस बिकॉज चिल्ड्रन ऑफ ऑल कास्ट इन द स्कूल ईट देयर मील टुगेदर। अब क्या है, ये एक प्रीजुडाइस बना हुआ था कि जो सोसाइटी में कास्ट, जो कि कास्ट बेस्ड होता है कि अपर कास्ट के बच्चे लोअर कास्ट के साथ नहीं खा सकते, तो ये प्रीजुडाइस भी है कि रिड्यूस किया गया बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम, जिससे कि जितने कास्ट के बच्चे वहाँ पर थे सभी एक साथ वहाँ पर बैठ के खाना खा रहे थे। इन द क्वाइट ऑफ फ्यू प्लेसेस, मतलब कुछ ऐसे प्लेस है जहाँ पर दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक मील। तो दलित कुछ ऐसे प्लेस, कुछ ऐसे स्कूल, मतलब कि स्कूल थे या एलिमेंट्री स्कूल थे जहाँ पर दलित वुमेन को, ठीक है, एम्प्लॉय किया गया था, उनको काम दिया गया था कि आप कुक, मतलब कि मील, जितने भी मिड डे मील है उसको कुक करने का। मिड डे मील प्रोग्राम जो कि ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस हंगर ऑफ द पुअर स्टूडेंट। तो मिड डे मील जितने भी मतलब हंगर स्टूडेंट जो बहुत भूखे रहते उनको भी मतलब कि इससे मतलब कि रिड्यूस हुआ, ठीक है, कमी देखने को मिला। वो ऑफ्टन कम टू स्कूल, जो मतलब सिर्फ स्कूल इसलिए आते थे एंड कैन नॉट कंसंट्रेट बिकॉज देयर स्टोमच आर एम्प्टी, ठीक है। अब जो भी बच्चे मतलब कि हंगर रहते थे, भूखे रहते थे, अब तो इससे क्या होता था कि वो अपना जो स्टडी था वो कंसंट्रेट तरीके से नहीं कर पाते थे, ठीक है, क्योंकि उनको स्टोमच क्या था, पेट खाली रहता था। पर ये जो आपका जब स्कीम आया उससे क्या हुआ कि बच्चे जो इतने भी प्योर स्टूडेंट थे, जो भी हंगर से जूझ रहे थे, इस स्कीम से उन्हें फ़ायदा पहुंचा। वाइल गवर्नमेंट प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो जैसे कि गवर्नमेंट जो अपने प्रोग्राम के द्वारा क्या करती है, ठीक है, जिससे कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज कर रही है, जिससे क्या हो रहा है कि स्टिल नीड टू बी डन, पर अभी भी बहुत काम करना बाकी है। While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of the poor class children in the school, तो मिड डे मील से क्या हुआ, मिड डे मील से ये हुआ कि जितने भी इनरोलमेंट और अटेंडेंस थे पुअर चिल्ड्रन के, गरीब बच्चों का, वो स्कूल में बढ़ा है। देयर कंटिन्यू विद अ बिग डिफरेंस, यहाँ पर मतलब कि बिग डिफरेंस इन आवर कंट्री बिटवीन द स्कूल एंड द रिच अटेंडेंस एंड दोज दैट द पुअर अटेंडेंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बिग
पर अभी भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर हमारे कंट्री में देखने को मिलता है। जैसा कि जितने भी रिच स्कूल में रिच अटेंडेंस एंड दोज आर द पुअर अटेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इवन टुडे देयर आर द सेवरल स्कूल जो कि कंट्री में है, जो कि अभी भी बच्चे दलित हैं, दलित चिल्ड्रन लाइक जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि है, जो कि डिस्क्रिमिनेटेड, मतलब उनसे भेदभाव किया गया था, उनको अनइक्वल ट्रीट किया गया था। These children are forced into unequal situation in which their dignity is not respected, ठीक है। तो उनको इस तरह से मतलब कि अनइक्वल सिचुएशन में फोर्स किया जाता था, जिससे कि उनका डिग्निटी को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता था। दिस इज बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक देम एज इक्वल इवन थ्रू द लॉ रिक्वायर इट। तो ठीक है, तो यहाँ पर तो यही चीज़ है कि दिस इज इसलिए कि लॉ को रिफ्यूज किया जाता है कि वो अपने आप को इक्वल समझे, यहाँ तक कि लॉ भी रिक्वायर इट। तो लॉ भी मतलब ये बोलता है कि सभी लोग क्या है, इक्वल है। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दिस इज दैट द एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली। इसका मेन कारण ये है कि जो एटीट्यूड, देखो लॉ तो आपको बता दिया कि आप इक्वल हो, ठीक है, लॉ इक्वल है, बट यहाँ पे पीपल अभी भी रिफ्यूज कर रहा है, ठीक है, रिफ्यूज कर रहे हैं कि सब ही क्या है, एक इक्वल है, ठीक है। रिफ्यूज मतलब कर रहे हैं कि नहीं, अभी भी मतलब सोच में ये अभी भी थिंक करना है कि जो भी अपर कास्ट के जो भी कम्युनिटी है, वो सोचते हैं कि हम अभी भी एलाइट है, ठीक है, हम अभी ऊपर है लोअर कास्ट के, ठीक है। तो ये रीजन किस लिए, क्योंकि इनका एटीट्यूड जो है कि बहुत ही मतलब स्लोली चेंज हो रहा है। इवन थ्रू द पर्सन हु अवेयर आर डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ। यहाँ तक कि जो पर्सन, जो लोगों को मालूम भी है कि ये डिस्क्रिमिनेशन करना अगेंस्ट लॉ है, लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है, कानून के खिलाफ है, पर वो कंटिन्यू ट्रीट करते लोगों के साथ अनइक्वल ट्रीट मतलब करते, बिकॉज ऑफ देयर बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस एंड बिकॉज दे आर वुमेन। और वुमेन के चलते मतलब वो महिलाएं हैं, या फिर उनका रिलीजन, या फिर डिसेबिलिटी, ये सब कारण हो सकता है। जो लोग जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है, अगेंस्ट द लॉ है, फिर भी वो लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा अनइक्वल ट्रीट करते हैं, जिससे कि उनका डिग्निटी वायलेट होता है। अब बात करते हैं, इट इज ओनली व्हेन द पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज इन्फीरियर, ठीक है, ये तभी होता है जब लोग सोचते हैं, बिलीव करते हैं कि नो वन इज इन्फीरियर एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड द प्रेजेंट एटीट्यूड कैन चेंज। तो यहाँ पर बिकॉज ये तभी मतलब मुमकिन हो सकता है कि सभी इक्वल हो, जब कि हर कोई ये समझे कि कोई भी नो वन इज इन्फीरियर, कोई भी ऊंचा नहीं है, सब कोई एक ही जैसे है, ठीक है। एवरी पर्सन डिजर्व मतलब हर लोगों को अधिकार है कि वो इक्वल ट्रीट किए जाए, उनको डिग्निटी के साथ मतलब कि पेश किया जाए, ठीक है, व्यवहार किया जाए। दैट प्रेजेंट एटीट्यूड चेंज, जिससे कि प्रेजेंट जो भी एटीट्यूड है उसको चेंज किया जा सकता है। Establishing equality in a democratic society is continuous struggle and one of in which individual as well as various community in India contribute to. You read more about this in this book. तो अभी भी बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस स्ट्रगल चल रहा है कि इक्वालिटी समाज में लाया जाए। वन ऑफ विच इंडिविजुअल मतलब कि वेरियस कम्युनिटी जो कि कंट्रीब्यूट इस वर्क के मतलब इक्वालिटी को लाने में वर्क कर रहा है। अब इशू क्या है, मतलब ये इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, मतलब अदर कंट्री में भी हम लोग बात करते हैं। यू आर प्रोबेबली वंडरिंग whether in India is only democratic country in which there is a inequality and where the struggle for equality continue to exist। तो आपको ये सोचकर मतलब कि इंडिया में अभी भी क्या है, एक ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पर इनइक्वालिटी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है और लोग इक्वालिटी के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ट्रूथ ये है कि बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्री है अराउंड द वर्ल्ड जो कि इस इशू इक्वालिटी के इशू से अभी भी मतलब कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कम्युनिटी में स्ट्रगल हो रही है। एक यह इशू है, मेन इशू है, की इशू है जो कि कम्युनिटी में स्ट्रगल किया जा रहा है इक्वालिटी को बेसिस, ठीक है। अब यहाँ पे की सो फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहाँ पे अमेरिकन है जो कि उनके पूर्वज जो होते थे वो उनको स्लेव बनाकर उस कंट्री में लाया गया था फ्रॉम द अफ्रीका, ठीक है, अमेरिका में लाया गया था, उसको बोलते हैं अफ्रीकन पीपल को लाया गया था, ठीक है ना, एज ए स्लेव बनाकर अमेरिका में, तो उसे क्या बोलते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन बोलते हैं। अब उनको कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइफ टू देयर लार्जली अनइक्वल, तो अभी भी उनको मतलब कि उनके लाइफ को मतलब कि इतना अनइक्वल मतलब कि किया गया, ठीक है, किया हुआ गया है
जिससे कि अनइक्वल उन्हें ट्रीट किया जाता है। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज ए मूवमेंट इन द लेट 1950 टू पुश इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। तो 1950 में वहाँ पर मूवमेंट चलता है जिससे कि इक्वल राइट मतलब कि पुश मतलब कि मिले, ठीक है, जिससे कि अफ्रीकन अमेरिकन को भी इक्वालिटी मिले। प्रियर टू दिस, इसके पहले क्या था अफ्रीकन अमेरिकन जो कि ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वल टू इन यूनाइटेड स्टेट एंड डिनाई इक्वालिटी थ्रू लॉ, इक्वालिटी थ्रू लॉ। तो इसके पहले क्या होता था, अफ्रीकन अमेरिकन के जितने भी मतलब कि वहाँ के जो मतलब कि लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा अनइक्वली ट्रीट किए जाते थे वहाँ के लोगों के द्वारा यूनाइटेड स्टेट, और उनको डिनाई किया जाता, उन्हें मना किया जाता कि इक्वालिटी थ्रू लॉ। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि एग्जाम्पल में यहाँ पे व्हेन ट्रैवलिंग बाय द बस, जब बस में मतलब वो ट्रैवल करते थे, दे आइदर हैड टू सीट एट द बैक ऑफ द बस, या तो उनको पीछे बस के पीछे बैठना होता था, या फिर उन्हें उठ जाना पड़ता था, गेट अप व्हेन द वाइट पर्सन विश टू सीट। तो वहाँ पे जो अमेरिकन जो थे उन्हें वाइट बोला जाता था, ठीक है। जब भी वो बस में आते थे तो जो भी ब्लैक अफ्रीकन जो बैठे रहते थे, ठीक है ना, अफ्रीकन पीपल, अफ्रीकन अमेरिकन जो बैठे रहते थे उनको वो वहाँ से उठना पड़ता था और उनको वाइट पीपल को सीट देकर बैठाना पड़ता था। अब यहाँ पर बात करते हैं रोजा पार्क जो कि वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन, वो अफ्रीकन अमेरिकन वुमन थी। Right from a long day at work, she refused to give up her seat on the bus of the white man. तो एक दिन क्या हुआ कि बहुत वो थकी हुई थी, लॉन्ग डे मतलब कि वर्क करने के चलते वो बहुत थकी हुई थी, तो उसने क्या किया, उसने रिफ्यूज कर दिया, उसने मना कर दिया कि वो अपना सीट नहीं देगी कोई भी मतलब वाइट मैन को। वो कब हुआ था, 1 दिसंबर 1955 को। अब यहाँ पर हर रिफ्यूजल दैट द डे स्टार्टेड ए ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वे इन द अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है। तो उनका रिफ्यूज करने से उस दिन से ही क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा एजिटेशन वहाँ पर विरोध होना स्टार्ट हो गया, जिससे कि अनइक्वल वे में जो कि अफ्रीकन अमेरिकन को ट्रीट किया जा रहा था उसके बिहाफ में। अब क्या ट्रीटेड एंड विच कम टू नो एज द सिविल राइट मूवमेंट। तो अब वो मतलब कि अब उस मूवमेंट को अब वहाँ पर क्या बोला गया, सिविल राइट मूवमेंट भी बोला जाने लगा। अब यहाँ मतलब उसको जाना जाता है, ठीक है। The Civil Rights Act 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion और national origin। तो अब वहाँ पर जो सिविल राइट एक्ट 1964 में प्रोहिबिट कर दिया गया, मनाही कर दिया गया, बैन कर दिया गया कि डिस्क्रिमिनेशन अगर कोई भी बेसिस ऑफ रेस के चलते होता है, फिजिकल हो गया, या फिर कोई रिलीजन के चलते होता है, या नेशनल ओरिजिन के होता है, उसको बैन कर दिया गया। इट ऑल्सो स्टेटेड, ये और भी बताता है यहाँ पर कि that all school would be open to African American children and they would no longer have to attend separate school especially set up for them। तो अब जितने भी वहाँ के जो चिल्ड्रन थे मतलब कि अफ्रीकन अमेरिकन जो चिल्ड्रन थे, अब वो कोई भी स्कूल में भी जाकर अटेंड ले सकते थे। इससे पहले क्या होता था, उनके लिए सेपरेट स्कूल मतलब कि बनाया जाता था, जो कि अलग से उनके लिए बनाया जाता था, और वो जहाँ पर वाइट अमेरिकन रहते थे, अमेरिकन के बच्चे पढ़ते थे, वहाँ पर उनको नहीं लिया जाता था, उनका एडमिशन नहीं लिया जाता था। However, despite this, a majority of African American continue to be along the poorest in the country। अब इतना मतलब कि इक्वालिटी आने के बाद भी मेजोरिटी ऑफ द अफ्रीकन अमेरिकन वहाँ पे अभी भी बहुत ही ज़्यादा पुअर है उस कंट्री में। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन जो कि ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल दैट हैव फ्यूअर फैसिलिटी एंड पुअर क्वालिटी ऑफ टीचर एज कम्पेयर टू द वाइट स्टूडेंट हु either go to private school or live in area where the government school are highly rated as private school। तो अभी भी जितने भी मतलब कि वहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन है वो अभी भी अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो मतलब कि जाकर प्राइवेट स्कूल को अफोर्ड कर पाए। वो अभी भी मतलब कि अटेंड कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में ही, जहाँ पे मतलब कुछ ही फैसिलिटी है। वहाँ पर पुअर क्वालिफाइड टीचर, सभी भी टीचर मतलब पुअर क्वालिफाइड है। कंपेयर अगर यहाँ पे कंपेयर किया जाए वाइट स्टूडेंट के मुताबिक, या तो वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पर मतलब कि हाई फैसिलिटी है, हाई क्वालिफाइड टीचर्स है, और ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल भी बहुत ही हाईली रेटेड एज कंपेयर टू द प्राइवेट स्कूल के मुताबिक। तो अब हम बात करते हैं चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, ठीक है। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। तो कोई भी ऐसा कंट्री यहाँ पर अभी वर्ल्ड में नहीं जिसको पूरी तरह से बोल सके कि वो डेमोक्रेटिक है। There are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push up the greater recognized equality on the existing as well as new
इशू, ठीक है। तो अभी भी बहुत सारे कम्युनिटीज हैं, इंडिविजुअल है जो कि ट्राई कर रहे हैं कि आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को एक्सपेंड किया जाए, बढ़ाया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इक्वालिटी और इक्वालिटी एग्जिस्ट करे एज वेल एज न्यू इशू पे, ठीक है। सेंट्रल टू दिस, अब इसके बाद क्या, दिस इज टू द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन एज इक्वल एंड देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन। अब इसका सेंटर में बात करें इस स्टोरी, इस चैप्टर की, तो इसमें क्या स्ट्रगल किया जा रहा है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑल पर्सन, जितने भी लोग हैं उनको इक्वल ट्रीट किया जाए और उनका डिग्निटी को भी रिस्पेक्ट किया जाए, मेंटेन किया जाए। तो हमने इस बुक में आपने ये मतलब पढ़ा कि ये इश्यू ऑफ इक्वालिटी अफेक्ट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, हमारा वेरियस पार्ट ऑफ द लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है, जो कि हम एक डेमोक्रेटिक इंडिया में रह रहे हैं। As you read this chapter, think about whether the equality of all person and their being able to maintain their dignity is upheld. तो आपको ये सोचना है कि कैसे क्या हर पर्सन की इक्वालिटी है, क्या उनके डिग्निटी को मेंटेन किए हुए हैं, क्या वो कुछ और मतलब कि इनइक्वालिटी से या डिस्क्रिमिनेशन से प्रभावित है। तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू।